हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 से। पहली बात, पार्लियामेंट इज इट राइट्स टू मेक अ लॉ, ठीक है। और ऐसा लॉ होना चाहिए जो सब के लिए इक्वल हो, किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर इस देश के अंदर एक नॉर्मल इंसान है, वहाँ से लेके इस देश का प्रेसिडेंट हो, उनके लिए सब के लिए सब कुछ इक्वल रहेगा। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है इक्वल टू द ऑल द सिटीजन, नो वन कैन बी अबाउ द लॉ, नाइदर अ गवर्नमेंट सर्वेंट और इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर, सब के लिए एक है। दूसरी चीज़ कि एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ द लॉ इज सब्जेक्ट टू बी पनिशेबल या फिर स्पेसिफाइड पनिशमेंट्स। क्लियर, सबके लिए एक अलग से पनिशमेंट्स दी हुई हैं। क्लियर। दूसरी चीज़, हर बार याद रखना कि जो हमारा इतिहास ये कहता है, एशियन टाइम्स हमको ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडियन लॉ को इस तरीके से क्रिएट किया था कि वो उनके फेवर्स में रहे। इसलिए हमको आज भी बहुत चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती है बहुत बार, जिससे कि हमको कुछ चीज़ों में आज भी हमको जानने को मिलता है कि ये लॉ तो बहुत बेकार है, राइट, या फिर ये लॉ तो होना ही नहीं चाहिए। आज के टाइम में आपको बस देखने को मिलता होगा कि धीरे धीरे उन लोगों को चेंज करते हैं जब वो चीज़ें लाइमलाइट में आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि ब्रिटिशर्स ने बहुत चीज़ों के ऊपर रोक टोक रखी थी कि वो लोग नहीं चाहते थे कि न्यूज़पेपर्स निकले, वो नहीं चाहते थे कि कोई लोग आके मीटिंग्स करें, कोई लोग किसी तरीके से उनके खिलाफ बातें करें। तो जो ब्रिटिश ने जो रूल्स को बनाया था, जो रूल ऑफ लॉ था, जो बुक एक उन लोगों ने जो प्रेजेंट की थी इंडियन गवर्नमेंट के सामने, या फिर कह लो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों के लिए जो रूल ऑफ लॉ बना के लेके आए थे, वो इस तरीके से बना के लेके आए थे कि जिसके अंदर इंडियन के पास कोई पावर्स ही नहीं थी। समझ रहे हो, इंडियन पब्लिक को वो लोग कुछ समझते ही नहीं थे। वो लोग ये समझते थे कि ये लोग खाली इंसान नहीं है, ये लोग जानवर हैं और इनको हम लोग जो बोलेंगे ना ये सब मानेंगे। समझ रहे हो, उन लोगों ने लॉ भी इस तरीके से बनाई, समझ। बट कुछ इंसान थे या कुछ ऐसे हमारे बीच में लोग थे जो शेर बनकर निकले, ठीक है, जिन्होंने बोला कि नहीं बेटा, अब से हम बोलेंगे और तुम सुनोगे, ये देश हमारा है, ये भूमि हमारी है, इसके ऊपर रहे हम हैं और सालों तुम आके हम पे राज करोगे ऐसा। हमारी संख्या है 1 करोड़ और तुम सालों हो सिर्फ 1 लाख, समझ रहे हो, तो तुम निकलो, अब हमारे देश को हम हमारे तरीके से चलाएंगे। ठीक है, और तो धीरे धीरे लोगों ने निकलना शुरू भी किया था, बट वो बात अलग है। अब बैक टू द पॉइंट इस पे आता है कि इसमें हुआ क्या आगे। तो इस तरीके से सारे के सारे लॉ को क्रिएट किया गया। अब होता है बात कि अब लॉ बना दिया, अब होता है कि भाई इनके ऊपर जजमेंट लाना है, फिर इनके ऊपर बातचीत करना किस तरीके से किया जाएगा। अब देश के अंदर किसी भी लॉ को बनाना है, उसकी जवाबदारी किसकी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट्स के ऊपर। अगर पार्लियामेंट्स के पास राइट है किसी भी लॉ को बनाने के लिए, तो फिर पार्लियामेंट के पास ही राइट्स हैं किसी भी लॉ को हटाने के लिए भी, या फिर किसी भी लॉ को परमानेंटली डिसेबल करने के लिए भी उनके पास राइट्स हैं। दूसरी चीज़, अगर उनको लगता है कि कोई लॉ उन लोगों ने ऐसा बना दिया है जो उनकी नज़र से अच्छा है पर पब्लिक की नज़र से वो अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती है। और अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक उसके अगेंस्ट में जाती है तो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट्स को या फिर पार्लियामेंट्स के अंदर एक मीटिंग या फिर इमरजेंसी बैठक को बुलाना पड़ता है। आर्टिकल नंबर 108 के अंडर पार्टी का दोनों सदन को इमरजेंसी मीटिंग्स के लिए बुलाना पड़ता है और उस मीटिंग्स के अंदर डिसाइड करना पड़ता है कि वो जिसका विरोध इस देश के अंदर हो रहा है, इस लॉ को जो आपने बनाया है, जैसे कि फार्मर लॉ था, जब वो लेके आए थे उसके अंदर सिर्फ 3 लॉ थे, पर उस 3 लॉ के ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो गया था। ठीक है, तो एट लास्ट जाके बीजेपी को या फिर कह लो कि गवर्नमेंट को आके उनको डिसॉल्व करना पड़ा। उनमें से कुछ चीज़ों को रखा, कुछ चीज़ों को नहीं रखा, राइट। तो जो कुछ चीज़ों को रखा है वो आज भी है, कुछ चीज़ों को निकाल दिया जिसके लिए उन लोगों ने विरोध किया था वो आज भी निकल चुकी हैं। क्लियर, तो इस तरीके से गवर्नमेंट्स काम करती हैं। ओके, कोई भी लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी इंसान को उनके धर्म के ऊपर, उनके कास्ट के ऊपर, उनके जेंडर के ऊपर, उनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, राइट। किसी ने ऐसा लॉ बना दिया कि भाई लड़का है तो उसको अब मूंछ रखनी ही रखनी है, समझ रहे हो। सपोज करो ये छोड़ दो, ये तो हम रखते ही रखते हैं। कोई ऐसे टिपिकल ऐसा लॉ बना दिया कि अगर लड़का है तो उसको, या ऐसा बोल दिया कि हाँ सपोज कि लड़की है तो उसको सुबह से शाम तक उसको 5 बजे तक ही काम करना है और 5 बजे के बाद उसको घर में घुस जाना है। ऐसा कोई लॉ बना दिया, चलो, तो होगा क्या, अब इसका रीज़न इतना नेगेटिव पड़ेगा कि अब यहाँ पे लोगों की यहाँ पे प्राइवेसी को उड़ा दिया, राइट। एक ऐसा लॉ बना दिया जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी,
राइट। तो ये क्या हुआ, किसी इंसान की प्राइवेसी को भंग कर दिया, मतलब किसी के इंसान के राइट्स को हटा दिया, उसके फंडामेंटल राइट्स को निकाल दिया आपने। अब होगा क्या इसका, अब होगा इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये होगा कि जो औरतें होंगी, जो लड़कियां होंगी, जो टीनेजर्स गर्ल्स होंगी, वो प्रोटेस्ट करेंगी, बाहर निकलेंगी। अब इसके अगेंस्ट में लोग फिर से पार्लियामेंट्स के अंदर मीटिंग्स होंगी और मीटिंग के अंदर फिर से डिसाइड किया जाएगा कि ऐसे लॉ को हमें निकाल देना चाहिए, राइट। तो ये एक आपको टिपिकल एग्जाम्पल मैंने दिया। सॉरी, आगे बात करते हैं कि पहले के लॉज थे ना वो कभी भी इक्वल नहीं रहे, याद रखना। पहले के जितने लॉ थे ना वो कभी इक्वल नहीं थे। पहले के लॉ के हिसाब से अगर आप अपर कास्ट के हो तो आपकी सेम सजा को, मतलब एक अपर कास्ट का इंसान किसी का मर्डर करता है, एक लोअर कास्ट का इंसान किसी का मर्डर करता है, अपर कास्ट का इंसान को वो लोग जस्टिफाई कर देंगे कि भाई ये इंसान एक योद्धा है, इसने किसी का मर्डर किया है तो मतलब किसी चीज़ को रिलेटेबल करके किया होगा। और ये इंसान होता था हमेशा अपर कैटेगरी का, ब्राह्मण्स का इंसान। तो सिंपल सी बात है, जो ब्राह्मण लोग होते थे वो क्षत्रियों को बहुत ज़्यादा ही संभाल के रखते थे। उनको पता था कि इनको संभाल के रखो, ये कौम ऐसी है जिनको हम लोग बोलेंगे ना ये उस तरीके से चलेंगे, और ये लोग को लड़ना बहुत पसंद है, राइट। तो उनको पता था कि हमको किस तरीके से यूज़ करना है उन लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। तो अगर वो इंसान युद्ध कर गया है, मतलब युद्ध छोड़ो, उस इंसान ने किसी को ऐसे मस्ती में मार डाला, तो उसका कवर अप वहाँ के ब्राह्मण्स, वहाँ के लोग उसको कवर अप करके उसके पूरी की पूरी मैटर को ठंडा कर देंगे। बट उसी की जगह पे किसी एक लो कैटेगरी या फिर लोअर कैटेगरी के इंसान ने किसी को मार दिया, मतलब सिंपल सी बात है, उस इंसान ने उसको मारा, मतलब अब उस इंसान की मौत निश्चित है, कंफर्म। तो ये उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से होता था, आज उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ, कि रूल ऑफ इंडियन एक ऐसी बुक थी, ठीक है, सेडिमेंटन एक्ट 1870 के अंदर ऐसी बुक लेके आए थे जिसके अंदर ये दिया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंसान को विदाउट एनी ट्रायल्स किसी को भी अरेस्ट कर लेगी, उसके ऊपर मुकदमा चला देगी। अब इसके अगेंस्ट में लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, लोगों ने इसके ऊपर बहुत विरोध किया, और एटलीस्ट लोगों ने जाके जब विरोध किया तो इसको हमने निकाल दिया। क्लियर, ओके। आगे बात करते हैं कि सबसे पहले 19th सेंचुरीज़ के अंदर लीगल प्रोसेस के रूप में हमने डिमांड्स किया कॉमर्शियल कोर्ट्स के बारे में, कि भाई हमको कोर्ट्स चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमारी बातों को परफेक्टली सुने, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये वर्कआउट प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। वो लोग पहले से डिसाइड करके बैठ चुके होते थे, केस को सुनते भी नहीं थे, वो वहीं पे डिसाइड कर लेते थे पुलिसिंग के अंदर कि भाई ये कंफर्म है, इसने मारा तो इसने मारा, इसने नहीं मारा, इसने नहीं मारा, कंफर्म था। चाहे सबूत हो ना हो, सबूत आपको मिले उसके अगेंस्ट में हो नहीं हो, उनको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो कंफर्म थे कि भाई हमने उनको बोल दिया मतलब बोल दिया। क्लियर। आगे बात करते हैं कि द इंडियन जजेस हैज़ बीन प्लेड अ ग्रेट रोल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। इंडियन जितने भी लॉ, जितने भी आपके जज बन के इस टाइम पे निकले ना, उन लोगों ने एक ऐसा पीरियड निकाला है जो गोल्डन पीरियड था इंडियन हिस्ट्री के लिए, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जुडिशरी के अंदर उनका गोल्डन पीरियड था। क्यों? उनके पास एक पावर्स थी कि वो जिस लॉ को क्रिएट करेंगे या जिस भी तरीके से वो लोगों को अपनी रिस्पेक्टफुल एडवाइस देंगे, ब्रिटिश जज को या यूरोपियन जज को जब अपनी एडवाइस देंगे तो यूरोपियन के पास एक ऑप्शन रहेगा कि नहीं भाई, इस ये इंसान एक लोकल इंसान है, इसको पता है कि इंडियन जुडिशरी को क्या ज़रूरत है, राइट। तो उन लोगों को उस तरीके से भी फ़ायदा उठाना चाहते थे। आगे बात करते हैं, जब बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ चुका था तो लोगों ने एक लॉ को पास करवाया। उस लॉ का नाम था द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन्स फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट। ये एक ऐसा लॉ जिसने हेल्पफुल किया कि भाई वुमेन्स को अपने राइट्स मिले और वुमेन्स के राइट्स एक्सप्लॉइट ना हो, राइट। उनको उस तरीके का अधिकार रेगुलर मिलता रहे। बाकी सिंपल सी बात है, कोई भी पार्लियामेंट्स के हिसाब से किसी भी इंसान को अनवैलिडली या फिर उसको अनएक्सेप्टेबल या फिर उसको अनफेयर या हार्मफुल चीज़ें उसके लिए नहीं होनी चाहिए। लॉ उसके लिए इक्वल रहना चाहिए, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। क्लियर। याद रखना, सुसाइड करना भी एक अपराध है, याद रखना, ठीक है। सुसाइड करना भी एक अपराध है। दूसरी चीज़, किसी एक ऐसी चीज़ को लेके अगर आपका फैमिली मेम्बर पीड़ित है और आपके पास अब उसको ठीक कराने के लिए पैसे नहीं हैं और आप चाहते हो कि उसको विदाउट एनी कंसर्निंग वो उस इंसान को हम लोग मृत्यु प्राप्त करवा दे, तो उसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट में पहले अपील करनी पड़ेगी, आपको पुलिस स्टेशन में अपील करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रेसिडेंट से वो चीज़ें चाहिए होंगी एंड रिटर्न,
क्लियर। उसके बाद आप वो पगला उठा सकते हो, उसके अलावा आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज भी अच्छी लगती हैं कि भाई आज इतना सब कुछ, इतना पावरफुल चीज़ है। याद रखना एक चीज़ है ना, आपको दिमाग में पहले बिठा देता हूँ कि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या पुलिस का अधिकारी या फिर आपके जिले के अंदर काम करने वाला कोई भी डिप्यूटी कलेक्टर या फिर डेक कलेक्टर, उनसे है ना कॉमन इंसान डरता है। सुप्रीम कोर्ट का जज कह लो, सुप्रीम कोर्ट का वकील ले लो, इनके पास अलग लेवल का पावर है, ठीक है। ये लोग किसी को कुछ समझते नहीं है, इनके पास ये पावर है कि ये बोल देना कि भाई चल निकल, तो निकलता है वो इंसान। मैं बोलूँ आप हाई कोर्ट के वकील बन जाओ, अब हाई कोर्ट के जज बन जाओ। बॉस आपके पास हाई कोर्ट के पास जज बनने के बाद आपके पास इतनी पावर होगी ना कि आप पूरे स्टेट्स के जितने SP हैं, जितने DSP हैं, जितने DGP हैं, DGP तो 1-2 ही होते हैं, मुश्किल से एक होगा, ठीक है। अगर बहुत बड़ा स्टेट है तो 2-3 DGP रख देते हैं, एडिशनल रख देते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। जितने भी ये लोग हैं, जितने भी कलेक्टर हैं, जितने भी ये लोग हैं, भाई इनकी तुम सांसें बंद करा सकते हो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो खाली, समझ रहे हो। अब हाई कोर्ट के जज बन जाओ तो भी आप उनकी सांसें बंद करा दोगे, समझ रहे हो। वो ये लोग है ना इतना लॉ जानते हैं, इतने लॉ को इतने इन लोगों ने घोल के पी गए ना, तो इनकी नज़र में सामने वाला इंसान कुछ है ही नहीं। इनको इतना लॉ पता है कि भाई इनको पता है कि इस इंसान ने क्या किया है, समझ रहे हो। अब हाई कोर्ट के जज को मिल लो, मैं खुद मिला हूँ हाई कोर्ट के जज के सामने, मैं जब बैठा हूँ, मैं उनकी दलीलें सुनाऊँ, मेरे को उन अंकल से मेरा पर्सनल कुछ रिलेशनशिप था, तो उस अंकल ने मेरे को पहले ट्रायल्स के अंदर मेरे को चैम्बर में बुला के मुझे इतना कहा था कि तेरे को, तूने देखा हरदीप, मैंने कहा क्या, मेरे को पता है कि कौन सही है कौन गलत है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं आपको कैसे पता, बोला कि मैंने इतने लाइफ में इतने केसेस देख लिए हैं ना मैंने बेटा, कि मेरे को पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा केस किस चीज़ से रिलेटेबल है, कौन से चीज़ में क्या होने वाला है, राइट। तो ये सब चीज़ें मैंने जब सुनी ना तो मेरे को बहुत ही आश्चर्य लगा कि भाई एक इंसान के पास लॉ का किस हद तक का ज्ञान हो सकता है कि उसको पहले से ही पता होता है कि भाई इसके अंदर किसके खिलाफ किस हद तक का मुकदमा चलेगा और उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा। और एग्जैक्टली होता भी ये कि 3-4 महीने के बाद जब उस चीज़ का मुकदमा आता है, जब पूरा का पूरा केस ख़त्म होता है, तब जब जो चीज़ जज ने कही होती है वो एग्जैक्टली सही पड़ती है। ऐसा नहीं था कि उन लोगों को उन्होंने पहले से अपने माइंडसेट को रेडी किया था, नहीं, उन्होंने माइंडसेट को रेडी नहीं किया था। मैंने पूरा केस जाके स्टडी किया था, मैंने पूरा केस जाके देखा था, तो उसमें एग्जैक्टली जो पुलिस ने पुरावे दिखाए, जो जिस तरीके से एविडेंस निकल के आए, और वो एग्जैक्टली सेम टू सेम निकलते हुए आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी ऐसे नहीं हो गए तो 200 से ऊपर ज़्यादा केस देख लिए थे ऐसे, जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर थे, समझ रहे हो। तो ये एक डिफरेंट लेवल होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से बातें करना, फिर हाई कोर्ट के जज से बातें करना, फिर वकील से बातें करना, ये एक अलग एक कहते हो ना कि लाइफ में एक वन टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको मौका मिले तो कभी उसको गंवाना मत, उसको एक यूटिलाइज करना, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए 90% टाइम है। आप किसी वकील को मिल लो, आपको कोई वकील ढंग से बात करता हुआ नहीं मिलेगा, वकील कभी आपसे ढंग से बात नहीं करेगा। उनको लगा आप में इंटरेस्ट है, आप सही हो तो आपसे बात करेंगे, अदरवाइज वो आपको ढंग से बात भी नहीं आपसे नहीं करते हैं, ठीक है। वकील होते बहुत जेन्युइन है, जब तक वो उस फॉर्म में है, उस लेवल पे हैं, उस जगह पे हैं, तब वो उस लेवल को नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही उस लेवल से बाहर निकले वो एक अलग इंसान बन जाते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया पीपल हैव फुल राइट टू प्रोटेक्ट द अनजस्टिस लॉ। मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी लॉ को अगर कभी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लोग विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट के पास टाइम है, उस टाइम के पास हमारे पास राइट्स हैं कि हम उन पावर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उन लॉ को कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर, ओके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए इस हिसाब से, या फिर देखो हिंदू सेक्शन एडमिशन 2005, ठीक है। अब ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको मैं पहले बहुत पहले बता चुका हूँ, क्लियर, तो मैं उनको रिपीट नहीं करने वाला, बट बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हिंदू धर्म के बारे में, या फिर जो मैं आपको बताना चाहिए था ना, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर 2 लेक्चर के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।